क्या आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सर्कुलर लूप की एक्सिस पर उसका एक्सप्रेशन कितना होता है, या हम कहें कि उसको ड्राइव करके बताओ कि सर्कुलर लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होगा। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें क्या फर्क है, दोनों को रिलेट कर देता हूं। हमने माना था सर्कुलर लूप है और उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? इस बार हम उस सर्कुलर लूप को तो मान रहे हैं, बट उसकी जो एक्सिस होगी, उसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों में फर्क है। तो थोड़ा सा फील कर लेता हूं। देखो क्या है बात, जैसे कि मान लो इसे सर्कुलर मान लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये इसे नीचे वाले को इग्नोर मार देना। इसे देखो, सर्कल को पहले था एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके का। इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में निकाला था हमने, मैग्नेटिक फील्ड का निकाला था इसके सेंटर में, तो सर्कुलर लूप हो गया, इसके सेंटर में निकाला था, बात खत्म हो गई। बट इस बार इसके सेंटर में नहीं निकाल रहे, इसके सेंटर से एक एक्सिस बना लो, यानी इस तरफ और इसको इस तरफ बना ली। तो इसे सर्कुलर लूप के एक्सिस को बनाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा या तो यहां पर या फिर यहां पर, वो कैलकुलेट करना है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सर्कुलर लूप क्या होता था, उसमें हम लोग इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में निकालते थे, बात खत्म। लेकिन इस बार क्या निकालेंगे, इस सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, यानी ये जो एक्सिस जा रही है इसके एक्सिस पे, यानी या तो इधर या इधर। तो देखो डायग्राम भी बना हुआ है कि सर्कल है, और याद रखना देखो सर्कल ये कैसा है थोड़ा सा, क्योंकि इमेजिन करने में दिक्कत है। जिसको डायग्राम समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे रखा है, क्लियर है? ऐसे तो इतना रखा हुआ है। तो अब आपको पूरा देखो, अभी जब देख रहे हो तो आपको पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? लेकिन जब मैं इसको ऐसे ना रख के ऐसे रखूंगा, अब पूरा सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ऐसे इसको मानो। इसीलिए अगर ये सामने वाला पार्ट होता ऐसा वाला तो पूरा सर्कल बनता, लेकिन ये एक पार्ट कैसे है सर्कल का, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इसीलिए हमें छोटा सा सर्कल दिखेगा। तो फील आ गया। ये कुछ इस तरीके 3D फिगर है, ठीक है। तो 3D फिगर थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, तो समझ आ गया ना छोटा सा क्यों है, क्योंकि ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है। तो ऐसा है, यहां से एक एक्सिस गई है, इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां तक क्लियर रहेगा? ठीक है। तो यही बात करने वाले हैं हम अपन आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 4 का एक टॉपिक, जिसमें हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है भाई। और क्या निकालेंगे हम, डेरिवेशन भी करेंगे इसका कि किस तरीके से वो एक्सप्रेशन ड्राइव होगा। ओके। तो सबसे पहले है कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए। देखो भाई, इसमें इमेजिन करना पड़ेगा। अगर एक बार बच्चे को डायग्राम समझ आ गया, एक बार आपको विजुअलाइज हो गया, भाई साहब आपको ये हलवा लगेगा बिल्कुल, ये वाला डेरिवेशन। हाँ, अगर कौन सा समझ में नहीं आया तो भले ही टफ लगे, पर मैं कंफर्म बता रहा हूँ, अगर एक बार डायग्राम समझ में आ गया, हलवा लगेगा, एकदम हलवा। ठीक है। और भाई पूरी कोशिश रहेगी समझाने की, ध्यान से समझना कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई। हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया जिसमें करंट आई है, जिसकी रेडियस ए है। ठीक है, साथ के साथ में समझाते हुए चलूंगा। ये मैंने ले लिया, मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस ए है। ठीक है, ऐसे सर्कल मानना, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ये सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस है ए, यानी सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ए। ठीक है। कैरिंग अ करंट आई, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना आई करंट फ्लो कर रहा है? आई। ओके। लेट द प्लेन ऑफ द लूप बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसको रखना कैसे, देखो दो तरीके से रख सकता हूं, एक तो ऐसे रख सकता हूं या इसको ऐसे रखूं। तो ये बोल रहे हैं हम ऐसे रखेंगे, यानी जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर। यानी अगर ये बोर्ड मेरा प्लेन ऑफ पेपर है जिस पर मैं लिख रहा हूं, तो उसके परपेंडिकुलर रखूंगा। क्लियर है? तो ओरिएंटेशन समझना बहुत क्लियर है। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऐसे रखा गया है या फिर ऐसे रखा गया है? तो जवाब है ऐसे रखा गया है, यानी जो आपका प्लेन है, जो कि प्लेन ऑफ पेपर है इसमें हम लिख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान समझना, आगे की बात है। मतलब डायग्राम में फील आ जाएगा आपको। ये हो गया। अबे रुक जा यार। ठीक है। तो आगे है, वी विश टू फाइंड द फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट पी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर सी। यानी ये कह रहे हैं जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर से एक पॉइंट दूर है, पॉइंट पी, जहां पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? तो अब इमेजिन करना, क्या ये डायग्राम कुछ इस तरीके का नहीं है जो ये डायग्राम बोर्ड बना हुआ है? देखो ये, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस ए, सेंटर से पॉइंट पी दूर, सेंटर से पॉइंट पी दूर है।
ठीक है, अब देखो आगे की कहानी सुनना। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया ना मेरे भाई, बहुत आसान डेरिवेशन है। डायग्राम ध्यान से समझ लो, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या क्या क्लियर हो गया? सेंटर क्लियर हो गया, सर्कल कैसा है वो क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान से सुनना। अब एक बात पहले मुझे ये बता दो, आपको पता है ना कि जब भी मुझे आउटवर्ड डायरेक्शन बतानी होती है तो हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं। ये आपने बहुत सीखा होगा वेक्टर में। जब भी आउटवर्ड डायरेक्शन बतानी होती है तो पॉइंट का यूज करते हैं, जब भी इनवर्ड डायरेक्शन बतानी होती है तो क्रॉस का यूज करते हैं। क्लियर है? ये बात याद है ना? ये काफी बार यूज भी हुई है। तो याद रखना, जब भी मैं बताऊंगा बाहर की तरफ डायरेक्शन है तो मैं पॉइंट बनाऊंगा, और जब भी मैं बनाऊंगा अंदर की तरफ डायरेक्शन है तो मैं क्रॉस बनाऊंगा। क्लियर है? अब कहानी समझना। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, रेडियस है ए, पॉइंट पी पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ध्यान से एक बात बताओ, ये करंट एलिमेंट लिया डीएल। अब मुझे बताओ करंट एलिमेंट डीएल ये होगा? भाई एक बात हो, ये वायर है तो इसका छोटा सा पार्ट ही तो होगा। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? इस वाली जगह फ्लो कर रहा है। तो जब मैंने इसको यू लिया तो करंट एलिमेंट क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यही तो रहेगा। ठीक है भाई, करंट एलिमेंट ये है। तो मुझे बताओ करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है? इधर के इधर? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है आपकी तरफ। देखो करंट यहां से फ्लो करेगा और यू जाएगा नीचे, तो इस पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। फील आया? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ। अगर करंट एलिमेंट इस तरफ है और पॉइंट भी कहां है? इस तरफ, तो ध्यान से एक बात बोलने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है P और ये करंट एलिमेंट जो है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? भाई देखो ना, ये करंट एलिमेंट है, ये बाहर की तरफ इस तरफ यानी ये रहा, और ये जो सेंटर से पॉइंट P है वो इस तरफ, यानी करंट एलिमेंट इस तरफ और आपका जो पॉइंट P है सेंटर से इस तरफ। तो एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, नहीं हो गया? तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट पर बनाया है पॉइंट। समझ आ गया? बाहर की तरफ यानी ये रहा वायर, ये रहा वायर, कंपेयर कर रहे हो, पॉइंट P पर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस जगह पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड। देखो यहां से भी आउटवर्ड और यहां पे ही बना दिया पॉइंट यानी आउटवर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब ये समझना बहुत जरूरी है डायग्राम, क्योंकि बच्चा रट्टा मार लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट की कि कैसे फाई आ गया, कैसे डीएल ले लिया, क्या ले लिया, इमेजिन ही नहीं करते हैं तो कैसे समझ आ जाएगा? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब मैंने माना इस डीएल पॉइंट से जो करंट एलिमेंट है उससे पॉइंट P एस डिस्टेंस की दूरी पर है। भैया पोजीशन वेक्टर तो होगा, तो ठीक है, ये रहा करंट कैरिंग एलिमेंट, ये तो था सर्कुलर लूप। अब क्या है करंट कैरिंग एलिमेंट? ये रहा, यानी ये देखो ध्यान से, ये रहा करंट कैरिंग एलिमेंट। अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट ये ऐसे रखा है, तो जब ऐसे रखा है तो करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, पॉइंट यहां पर है। तो एक बात बताओ, यहां से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना। जिस करंट एलिमेंट से आप उस पॉइंट पर क्या निकालने वाले हो? मैग्नेटिक फील्ड। आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, तो ठीक है, इन्होंने बोल दिया एस वेक्टर है। और देखो कुछ नया टर्म तो नहीं मिला, डीएल समझ आ गया, करंट एलिमेंट छोटा सा, ए रेडियस हो गई, ए इसकी रेडियस हो गई, और ये आई इसके अंदर करंट हो गया, आर इसका डिस्टेंस हो गया, एस इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां तक क्लियर है? और जो फाई है वो हमने माना है, लेट किया है कि जो सीपी है और ये हमारा ओपीएस के बीच में एंगल है फाई। क्लियर है? और इस पे भी एंगल फाई है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी अगर ये पॉइंट सेंटर में है तो यहां से भी बराबर दूरी पर होगा, यहां से भी बराबर दूरी पर होगा, तो ये दोनों एंगल तो बराबर ही होंगे, तो इसलिए फाई फाई ले लिए। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं है मेरे भाई? क्लियर है? तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से कि भाई ये फाई हो गया। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। अब रही बात इनकी, ये आगे समझाऊंगा, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो अच्छे से, कोई डाउट रह गया हो तो बता देना। मैंने सारी चीज समझा दी, फिर से बोल रहा हूं, करंट आई फ्लो कर रहा है यानी ऐसे करके। अभी इसका 3D दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जिन बच्चों को यहां तक समझ आ गया बहुत बढ़िया, वरना भी एक और तरीका है समझाने का, वो भी 3D दिखाऊंगा। तो करंट एलिमेंट आई है, ऐसे फ्लो कर रहा है, मैंने बोल दिया छोटा एलिमेंट डीएल है, पोजीशन पॉइंट पी की एस डिस्टेंस पर है, सेंटर से वो आर डिस्टेंस पर है। इसकी बात बाद में करूंगा। और इसके बीच में एंगल पॉइंट पी से लेके यहां तक फाई आई है, क्योंकि भाई यहां से भी सेम डिस्टेंस पर है, यहां से सेम डिस्टेंस पर है। अब कोई चीज इक्वी डिस्टेंस होती है दोनों तरफ से तो यहाँ एंगल भी सेम बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया? तो यहां तक सारी बातें क्लियर है मेरे भाई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी का मैं तुम्हें दिखाऊंगा 3D फिगर। देखो जी ये रहा 3D फिगर, अब इससे फील आ जाएगा। देख पा रहे हो कैसे है? ये ऐसे की तरफ है, ऐसे यू, ठीक है, ना कि यू, यू नहीं है, ये है ए। ठीक है भाई, ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से
कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट है जिस पे कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, देखो, और कितना दूरी आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो फील्ड आ गया सारी। और जो मैंने बोला था कि जो परपेंडिकुलर है वो भी क्लियर हो गया। देखो ये डीएल है बाहर की तरफ, आपकी तरफ दिख रहा है ना, ये सर्कल है, ये सर्कल ऐसे तो बना हुआ है, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ, ठीक है। और जो पॉइंट है वो किधर है, वो पॉइंट है इस तरफ। कितना एंगल हो गया दोनों में, 90, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा इधर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टार्ट हो जाता है, अब यहां से अपन का टॉपिक अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, नोट बनाना शुरू करो। कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल एट द टॉप ऑफ द लूप। आपने लूप के टॉप पर करंट एलिमेंट लिया डीएल, जिसका डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। इट हैज एन आउटवर्ड कमिंग करंट, ठीक है, आउटवर्ड कमिंग करंट था, हमें पता है क्योंकि ऐसा था सर्कुलर लूप, आउटवर्ड कमिंग करंट था। लेट एस बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू द एलिमेंट डीएल। जो करंट कैरिंग एलिमेंट था, उस करंट कैरिंग एलिमेंट से वो जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर था, एस था, यानी पोजीशन वेक्टर एस थी, ठीक है। देन फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज। तो बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई एस स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज द कांस्टेंट, 4 pi is the constant, I is the current flowing in the circular loop, dl is the current element, sin theta is the angle, sin theta is the angle between the current element and the position vector, ठीक है भाई। और s is the distance between the current element and the point where you have to find magnetic field, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। since dl is perpendicular to s, जो dl है ये इस तरफ और s किधर है, वो है इस तरफ, तो भाई वही हमने बोला कि dl परपेंडिकुलर है s के, साफ साफ है, dl आपकी तरफ और s इधर है, इस साइड निकाल रहे हैं क्योंकि पॉइंट तो इधर है ना, तो dl और s के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा 90। तो अगर थीटा 90 हो गया तो पुट कर दो, तो dB इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह लगाया साइन 90, और साइन 90 इक्वल्स टू होता है 1, तो आई डीएल बाई आई स्क्वायर, वो एस स्क्वायर, ठीक है। एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नोट कर लिया, तो ये करंट एलिमेंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। अब ध्यान से समझना, ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। तो यहाँ पे फिर से फील करना, डायग्राम देखो ध्यान से। करंट कैरिंग एलिमेंट ये है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। अब ध्यान से एक बात समझना जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकला, अब ये बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन मैं पहले ही समझा देता हूँ, फिर आगे वहां पे पढ़ के बताऊंगा। अब देखो ये हमारा हुआ करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये तो पता है ना आपको, याद है कि नहीं, कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर था, इसकी वजह से भी इसके जो प्लेन होता था, जिस प्लेन पर ये रखा गया है उस प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर होती थी मैग्नेटिक फील्ड। मानते हो कि नहीं मानते हो, इसको देखो मना नहीं कर सकते भाई। जो आपका प्लेन होता है, जिस प्लेन पर बात हो रही होती है, डायग्राम बना होता है, उसके क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो ध्यान से समझना, अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आई है तो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो याद रखना ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, बस ये समझाना है मुझे, बात की बात बाद में समझाऊंगा। यानी जो आपका डिस्टेंस है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी माना हुआ है मैंने, जो पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस एस है, तो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो तो ठीक है, जो भी निकला उसकी डायरेक्शन जो है वो होगी ये वाली डीबी की। और मैंने माना वो एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो मैं पहले से पता है कि वो उस सरफेस के या उस प्लेन के 90 डिग्री पर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखता है कोई भी पॉइंट, तो ये 90 है, ये याद रखना। आगे बात करूंगा बाद की, क्लियर है, ठीक है। ये नोट हो गया, डीबी आ गया मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल बाई एस स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब आगे बोला है द फील्ड डीबी लाई इन द प्लेन, द फील्ड डीबी लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू एस, एस सोन बाई पी क्यू। तो वही बात आ गई जो अभी मैंने समझाई, कि ये जो बोल रहे हैं कि इस तरीके का डायग्राम है और यहाँ पर पॉइंट पी पर जो आपका क्या निकला है, मैग्नेटिक फील्ड निकला है डीबी, जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकला है डीबी, तो बोल रहे हैं द फील्ड डीबी लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये डीबी लाई कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर में, एंड इज परपेंडिकुलर टू एस, जो आपका ये एस है इसके परपेंडिकुलर निकलेगा। आपका ऐसे ही तो था डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी, तो इन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर होगा एस वेक्टर के, एस सोन बाई पी क्यू, भैया नाम दे दिया होगा लो पी क्यू,
क्लियर है भाई, बस डायग्राम पे फोकस है, बाकी तो सारी कहानी ऐसे ही है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल डायग्राम क्रिस्टल क्लियर चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब आपको 90 डिग्री पता चल गया, अब आगे की बात करते हैं। अब हम जानते हैं लेट फाई इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड सीपी। देखो ओ कहाँ था, ये रहा पॉइंट, ओपी और सीपी ये रहा, ओपी और सीपी के बीच में था एंगल फाई, ये वाली सिचुएशन थी नहीं थी, ठीक है। डायग्राम ध्यान है ना, ओपी और सीपी के बीच में एंगल था फाई। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ये क्या कहने वाले हैं कि अब ये जो पी क्यू है इसके दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं, ये तो आप जानते हो, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। अब ध्यान से देखना कैसे तोड़ेंगे। अब हमें पता है कि अगर हमें एंगल पता हो तो एंगल पता होना चाहिए, अब एंगल कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना मान है, बात आती है ये वाला एंगल कितना मान है, ठीक है। अब इस एंगल को और ध्यान से समझना, क्योंकि काफी अच्छे रट्टा मान लेते हैं, उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये एंगल कैसे फाई मान लेते हैं, वो मान के चलते हैं ये फाई है तो ये भी फाई है। बहुत बच्चे बोलते हैं जब मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा होता हूँ कि सर ये फाई कैसे आता है, तो ध्यान से समझ लेना, ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है बच्चों के लिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो फाई है, ये पूरा कितना है 90, देखो ध्यान से समझना, डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, ये एक है और ये है, ध्यान से समझना, ये पूरा कितना है 90। अब इन्होंने क्या बोला, एक इधर गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मैंने मान लिया सपोज करो x, कितना मान लिया ये एंगल मैंने x, ये मैंने एंगल माना, ये तो पूरा तो 90 था, ये मैंने एंगल मान लिया x। अब देखो कहानी क्या है, इस तरफ है फाई, देखना एकदम वही डायग्राम है, ये फाई है ये फाई है, इसके बाद क्या है ये पूरा 90 है, फाई के बाद पूरा ये 90 है, क्लियर है ना, 90 है। अब हमसे बोला जा रहा है ये एंगल कितना है, मैंने मान लिया ये एंगल है x, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इसे रफ ही कर दे रहा हूँ, उधर ही समझा दूंगा। अब देखना वो मैं बताऊंगा फाई कैसे आया एंगल। तो देखो मेरे भाई क्या हुआ, ये आपका है पूरा 90 और ये मैंने मान लिया x और ये वाला फाई है। अब एक बात बताओ, जो ये वाला परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है क्या वो इसके 90 है कि नहीं, यानी कि क्या ये वाला एंगल 90 है कि नहीं, ऐसे ये 90 डिग्री है कि नहीं, हाँ या ना, ये पूरा 90 डिग्री है। अब एक बात बताओ, ये पूरा 90 डिग्री और इतना पार्ट फाई है, इतना पार्ट फाई है, तो बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस फाई, मानते हो कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। अगर एक बताओ ये पूरा 90 है तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है सीधी, तो ये पूरा 90 और बचा हुआ फाई है, तो ये लेफ्ट वाला जो बच गया वो 90 माइनस फाई बचेगा, कोई दिक्कत, ये बच गया 90 माइनस फाई। अब एक बात बताओ, हमसे बोला गया था ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्या बोला था, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ध्यान से देखो ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू के, यानी ये पूरा एंगल 90 है इस बार, है कि नहीं। अब ये पूरा एंगल 90 है तो ऐड कर दो 90 माइनस फाइव प्लस एक्स इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि खुद देखो ना ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस फाइव और ये वाला कितना है एक्स, तो पूरा एंगल कितना बनना है 90, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक 90, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं उसे 90 माइनस फाइव यानी इतना पार्ट और ये प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, ये चीज गिवन है कि नहीं, हाँ कि ना। बस अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो 90 माइनस फाइव इधर पहुंचा दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस फाइव और 90 से 90 कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो जो लोग पूछते हैं ना कि भाई इसको भी कैसे 5 मान लेते हैं, अगर ये वाला पार्ट 5 होता है तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं इधर वाले को 5, तो इसीलिए मान लेते हैं 5 क्योंकि सॉल्व करके दिखा दिया। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो एक बार तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लो अच्छे से ध्यान से, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आगे की बात समझते हैं आगे। अब डायग्राम को रफ कर देता हूं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फिर अभी फिर से नया डायग्राम बना के समझा दूंगा। तो आपको समझ आ गया वो एंगल कितना हो गया 5 हो गया। अब जब वो एंगल 5 हो गया तो अब आगे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखो डायग्राम कैसा था, डायग्राम फिर से ना दे रहा हूं, ये सर्कुलर लूप था, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पर था, यहाँ पर डी भी निकला था जो कि परपेंडिकुलर था, ये डी भी निकला था, हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए थे ये वाले, तो हमें ये वाला एंगल पता चल चुका 5। कैसे पता चला, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल 5 है, तो ये वाला एंगल 5 है तो हमने वो वाला भी 5 निकाल लिया। कैसे निकाला अभी बात हो चुकी है। तो ये 5 हो गया तो हमें पता है जो एंगल के साइड वाली साइड होती है वो होगी डी बी कॉस थीटा और ये वाली हो जाएगी डी बी साइन थीटा, हाँ कि ना। सेम यहाँ पर हो जाएगा नीचे इधर वाला डी बी कॉस थीटा यानी इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से, तो डी बी कॉस थीटा और इधर वाला डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा,
क्लियर है? अभी ये वाला डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझाने के लिए था। तो यहाँ आप क्या ध्यान से देख रहे हो, देखो इन्होंने क्या बोला कि डीबी साइन फाई अलोंग द एक्सिस, जो डीबी साइन फाई है वो अलोंग द एक्सिस है, जिधर मतलब एक्सिस थी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की जो एक्सिस थी उसी के अलोंग है डी फाई, ठीक है, साइन डीबी साइन फाई, और डीबी कॉस फाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और जो एक्सिस थी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऐसा था, आपकी एक्सिस ये थी, तो एक्सिस पर जो इसके एक्सिस के अलोंग है वो तो डीबी साइन फाई है, और परपेंडिकुलर कौन है, डीबी कॉस फाई, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर है डीबी कॉस फाई। तो आगे बोला फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, यानी अगर ये एलिमेंट ले लो ये ले लो, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए लूप के द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप विल बी इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसिल आउट, यानी इन्होंने बोला है जो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट कैरिंग एलिमेंट होंगे, यानी ये और ये, तो इस पॉइंट पे बना, तो देखो ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, डीबी कॉस पर नीचे की तरफ, तो भैया क्या हुआ, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जितने भी, अब जैसे आगे इधर बढ़ोगे तो इधर वाला डायमेट्रिकली अपोजिट, इधर बढ़ोगे तो इधर वाला डायमेट्रिकली अपोजिट, तो यानी जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं इनकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर, उनके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी उनका कोई भी रोल नहीं होगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। तो बात आती है कि सारा का सारा जो रोल है वो किसका होगा, जो ये डीबी साइन फाई है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग है सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? तो इसको वीडियो पॉज कर नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक समझ आ गया सब कुछ, ठीक है? अब आगे बात होती है देयर एक्सियल कंपोनेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन दैट इज अलोंग सीपी एंड गेट एडेड अप, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपके एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो सब ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर क्या निकला, इस पॉइंट पर हमने देखा कि भाई डीबी साइन फाई निकला, इस पॉइंट पर क्या निकला, डीबी साइन फाई, यानी ऊपर वाले की वजह से भी और नीचे वाले की वजह से भी डीबी साइन फाई। अब भैया ये तो कैंसिल आउट ही हो गए, ऊपर वाले वर्टिकल तो वो तो मैंने हटाई दिए यहाँ पे, तो वर्टिकल कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ बचा डीबी साइन फाई, यानी इस वाले की वजह से, और एक बचा डीबी साइन फाई इस वाले की वजह से, क्योंकि वर्टिकल वाले तो कैंसिल आउट कर दिए, जो ये वर्टिकल वाले थे ना ये तो मैंने भाई कैंसिल आउट कर दिए, उड़ा दिए। तो डीबी साइन फाई को ऐड कर दो, तो भाई ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन सीपी इज, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वो कितना होगा, डीबी साइन फाई को ऐड करते जाओ, ठीक है? तो बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, यानी डीबी साइन फाई क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा एट पॉइंट पी। तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं साइन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो ध्यान से समझना, ये कितना था, फाई था, ठीक है? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओसीपी, इफ ओसीपी इज द राइट एंगल ट्राइंगल देन कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या नहीं लगानी हमें, क्योंकि एस आर और ए तीनों ही हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमें तब लगानी पड़ती जब हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी होती। चलो पाइथागोरस थ्योरम को हटाओ, अब क्या करो इसमें सिंपली आप साइन की वैल्यू लगा लो, साइन या कॉस की वैल्यू लगा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है भाई? अब एक बात बताओ, साइन फाई क्या निकलेगा, साइन फाई या साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, क्या होता है, पी अपॉन एच, तो साइन फाई इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अब ये तो आपको पता ही होगा परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के जस्ट सामने वाला, ठीक है भाई? साइन फाई पी यानी कि ए, ये कितना निकला है ए, और एच कितना एस, तो साइन फाई की वैल्यू आ गई ए अपॉन एस, दिखाई दे रहा है? साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन एस यहां से, तो क्या मैं साइन फाई की जगह ए अपॉन एस यूज कर लूं, कर लो, तो साइन फाई इक्वल्स टू ए अपॉन एस, तो डीबी इक्वल्स टू क्या लिख दिया इन्होंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई एस स्क्वायर, ये डीबी है। अभी साइन फाई की वैल्यू पता चल गई, और आपको वो करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था छोटा था डीबी, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई एस स्क्वायर। क्लियर है? ये तो हमारा पहले कैलकुलेट हो गया था। आगे बढ़ू तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल एस स्क्वायर। अब देखो डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन करना, तो डीबी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई एस स्क्वायर, तो इस डीबी की वैल्यू पुट करके यहां लगा दो, तो लगा दी। बी इक्वल्स टू इंटीग्रेट डीबी की वैल्यू पुट कर दी, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई एस स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई एस स्क्वायर, तो ये तो बाबा वैल्यू हो गई बी की। साथ में कौन था, साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन एस,
तो पुट कर दिया, यानी b इक्वल्स टू जो लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, इसको ऐसे लिख दिया। किसी कोई समस्या तो नहीं है लिखने में, क्योंकि भैया b निकालना टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। db की वैल्यू पुट की, कर दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई एस स्क्वायर, साथ में साइन फाई, तो साइन फाई इक्वल्स टू क्या लिख दिया a अपॉन s। तो जैसे साइन फाई a अपॉन s लिखा तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, जो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकालो, बाकी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंस म्यू नॉट एंड आई आर द कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, आई कांस्टेंट है करंट जो फ्लो कर रहा है, एंड एस जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड द एक्सिस, या फिर द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड। ठीक है भाई, एंड आर सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप वी हैव। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, और एक और हाँ एस कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के। अब तो सिंपल है, डायग्राम समझने तक मुश्किल था, डायग्राम जिस बच्चे को समझ आ गया अब तो ये बिल्कुल हलवा हो गया। तो अब हमें बोला गया कि बी कस्ट देखो म्यू नॉट कांस्टेंट था बाहर कर लिया, आई कांस्टेंट था बाहर कर लिया, ए कांस्टेंट था बाहर कर लिया, 4 पाई एस क्यूब बाहर कर लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अगर आपको टर्म भी समझने में प्रॉब्लम हो तो वो भी समझा देता हूं। देखो म्यू नॉट परमिटिविटी है, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, कितना बड़ा है उसकी रेडियस है, और वेयर एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट जो लिया है वहां से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो एस है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से वही बात, उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो म्यू नॉट आई ए 4 पाई एस क्यूब ऐसे लिखा रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई ए, यानी 2 पाई आर होता है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस केस में क्या दी हुई है रेडियस ए दी हुई है, यानी सर्कुलर लूप की जो रेडियस दी हुई है क्या दी हुई है यहाँ पे ए, तो भाई हम आर की जगह ए यूज कर लूंगा, 2 पाई ए लगा दिया, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 एस क्यूब, ये वैल्यू आ गई आपकी किसी भी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि कितनी दूरी पर है, ये हमारा आर डिस्टेंस की दूरी पर है। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एस क्यूब, और वेयर एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट, जो करंट कैरिंग एलिमेंट लिया था वहां से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है वो एस है। यहां तक क्लियर है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड निकला है पॉइंट पी पर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एस क्यूब। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बात मेरे भाई, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, तो 2, अब देखो इन्होंने सिंपल क्या किया है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एस की वैल्यू पुट कर दी है, तो एस की यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एस की वैल्यू पुट कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इन्होंने, तो एस इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी, वो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच है हमारा एस, पी हमारा ए, बी हमारा आर, तो एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हो तुम, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो कंफ्यूज मत होना कि सर स्क्वायर उधर जाकर तो अंडर रूट बनता है, तो ये अंडर रूट ही बनेगा, और अंडर रूट को हम बोल सकते हैं 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एस की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो 2 तो एज इट इज है, ध्यान से समझ लेना, म्यू नॉट एज इट इज, आई एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, 2 एज इट इज, बदला कौन एस, एस क्यूब, क्यू तो रहेगा, तो एस की वैल्यू पुट की आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, पूरी पावर थी 3, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर है 1/2, और फिर ये कह रहे हैं पूरे का क्यूब, तो कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू 3/2, तो देखना वही लिख दिया कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आया पॉइंट पी पर ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और कहां निकला है एक्सिस पर, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसकी कोई भी एक्सिस पर, किसी भी पॉइंट पर एक्सिस के, बस वो डिस्टेंस एस होना चाहिए, चाहे फिर वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या फिर पीछे की तरफ हो, कहीं भी हो, यानी इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस पर निकला है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऐसे है तो इसकी एक्सिस पे, चाहे यहाँ 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 कहीं भी निकाल लो, वो डिस्टेंस वेरी करता जाएगा, डिस्टेंस दिखता जाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि एस के टर्म में ना लिख के इन्होंने ए और आर के टर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ से डिस्टेंस पता करना ज्यादा आसान होगा कि सर्कुलर लूप से पॉइंट कितना दूरी पर है, यानी कि आर, और सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है ए। तो यानी इन्होंने एक तरीके से जो डिस्टेंस एस होता है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट से पॉइंट पी तक का होता है, उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, उसको हटा दिया, उसको हटा के किस में एक्सप्रेस कर दिया,
ए और आर में, यानी ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सर्कुलर लूप टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो 2r²/3/2 एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो वी कैन राइट। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो आगे इन्होंने बोला ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू μ0I_a², μ0I_a² 2r²a² 3/2 I कैप। सिंपल, इन्होंने बस डायरेक्शन लगा दिया। देखो μ0 एज इट इज, I एज इट इज, a² एज इट इज, 2 एज इट इज, r² + a² 3/2 एज इट इज। अब चूंकि इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अलोंग, तो आपको पता है I कैप डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस का, j कैप वाई एक्सिस का बताता है, I j k कैप जेड एक्सिस का। तो इस तरीके से हमें पता है एक्स एक्सिस का क्या होता है I कैप, तो बी वेक्टर इक्वल टू μ0I_a² 2r², बस I कैप लगा दिया, यानी डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड का जो कि पॉइंट P पर है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ। ठीक है, ये सर्कुलर लूप था। इस सर्कुलर लूप की एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, अब कुछ और बात और कर लेते हैं, छोटी सी कुछ स्पेशल केसेस की। जैसे इन्होंने बोला इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न, अगर n टर्न है सर्कुलर लूप के अंदर और उसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सिंपल n का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो भी था फॉर्मूला उसमें कौन ऐड हो गया, n, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, जितने 2 किए तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 करा तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 किया तो 4 का मल्टीप्लाई। कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, ध्यान से समझना। देखो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कहीं सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेंटर ऑफ करंट कहीं सर्कुलर लूप। देखो यहाँ स्पेशल केस में आएगा कैसे, एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। अब ये कह रहा है कि जो ये करंट कहीं सर्कुलर लूप है ना, हमने अभी तो निकाला था पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, वो कह रहा है पॉइंट पी पर नहीं निकालना, इसके सेंटर पर ही निकालना है। कहाँ निकालना है, इसके सेंटर पर ही। तो अब ये पता कौन सा वाला केस आ गया, जो आपने ये किया था कि भैया बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी ये वही केस आ गया। बस दिखने में अलग क्यों है, क्योंकि ये डायग्राम है ऐसे और इसको ही पकड़ के क्या कर दिया, ऐसे, इसीलिए अलग हो गया। जो चीज ऐसे थी उठा के ऐसे कर दी, तो इसीलिए फर्क है दोनों का मीनिंग सेम। यहाँ पर भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर में, यहाँ पर भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, उतना ही निकलेगा जो आपने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था। लेकिन अगर आपका मन है मैं तो सीधे कैलकुलेट करूंगा, उस एक्सप्रेशन को तो कर लो। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वैसे, B = μ0 NI_a²/2a³। अब देखो ध्यान से समझना कि जो R है, R क्या था, डिस्टेंस। अब भैया R तो 0 हो गया, R क्या हो गया, 0, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया, सेंटर में पहुंच गया। तो सेंटर से लेके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, R था। सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस R होता था जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब वो पॉइंट ही सेंटर पर है तो R तो कुछ बचा नहीं, R 0 पुट कर दिया। R को 0 पुट किया तो क्या बचा, B μ0 NI_a², ये तो ऊपर का सेम रहा। जैसे ही R 0 हुआ 2a, देखो अब 2a² की पावर क्या बची, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2a³। तो क्लियर है, जो ये वाली चीज है μ0 NI_a²/2a³। कब, जब हमने R = क्या लिख दिया, 0। आगे सॉल्व किया μ0 NI/2a, क्योंकि ऊपर के a² से नीचे का ये काट दिया। तो हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज μ0 NI/2a। अब याद कर लो, वहां भी यही नहीं निकला था, μ0 NI/2a। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द n नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, इतना ही निकला था μ0 NI/2a। तो यहाँ के स्पेशल केस में वही निकला है, वहां भी यही निकला था, यानी रिजल्ट सेम है, कहीं से भी निकालो। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे देखो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिखना हो तो लिख लो। देखो इन्होंने कैसे लिख दिया है, B = ध्यान से समझना, μ0 N, I एज इट लिखा था, इन्होंने A एक्स्ट्रा लिख दिया। और A क्या है पहले बता देता हूँ, A है आपका πr², एरिया ऑफ द सर्कल, πr²। तो नीचे क्या करना पड़ेगा, अब आपने πr² बढ़ा दिया तो नीचे भी आपको πr, R यहाँ पे क्या है, रेडियस। तो सर्कल की रेडियस यहाँ क्या मानी है, A, यहाँ पर तो हमने सर्कल की रेडियस A मानी है ना, तो πr² की πa² लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप πa², हाँ कि ना, यानी जो ये सर्कुलर लूप है इसका एरिया कितना हो जाएगा, πa², क्योंकि रेडियस है A, तो πa² आपका एरिया हो गया। तो जब आप पुट करोगे तो इन्होंने क्या किया, सिंपल ऊपर A का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी A का मल्टीप्लाई किया। अब आप कहोगे सर नीचे तो हमें A दिख नहीं रहा, तो ध्यान से समझो इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ लिख के दिखाता हूं।
देखो कैसे लिखा। अब इन्होंने क्या किया मेरे भाई, जो चीज लिखी हुई थी ना, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन, म्यू नॉट आई और एन, तो म्यू नॉट आई और एन तो एज इट इज लिखा हुआ था, नीचे 2a लिखा हुआ था, ये लिखा था पहले से म्यू नॉट एन आई अपन 2a। अब आपके मन में सर ये कैसे आ गया, अब इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब सिंपल है, यहाँ पे भी a का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी a का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि a से a कट जाएगा। अब मैंने a बता दिया क्या है, एरिया पाई a स्क्वायर, ठीक है, पुट कर दो। तो म्यू नॉट आई एन ए, ऊपर a ही लिखा रहने दिया, नीचे 2a इंटू a का फॉर्मूला लगा दिया पाई a स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ऊपर तो रहा आई एन ए, नीचे हो गया आपका 2 पाई ए क्यूब, हो गया कि नहीं हो गया, 2 पाई ए क्यूब, तो वही लिखा है देखो, म्यू नॉट एन आई ए 2 पाई ए क्यूब। बस ध्यान ये रखना मेरे, कंफ्यूज मत होना, ये ए ऊपर कैपिटल ए है, नीचे वाला ए स्मॉल ए है, ऊपर वाला ए बता रहा है आपका एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, नीचे वाला ए बता रहा है आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये आपका मन हो तो लिखो, वरना इसको याद रखो, ओके। एक और स्पेशल केस देख लेते हैं, वेयर, हाँ यहाँ मेंशन भी कर दिया, ए इज द पाई ए स्क्वायर एरिया ऑफ द करंट सर्कुलर लूप, यानी जो बड़ा वाला ए है वो एरिया है। नेक्स्ट है हमारा एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी जो हमारा एक्सियल पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर है, यानी जो आर है, यानी ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, ठीक है, इसके जो सेंटर से जो एक्सिस है वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब थोड़ा बहुत दूर नहीं है, मच मच ग्रेटर देन ए। तो अगर मच मच ग्रेटर देन ए है तो मान के हम ए को इग्नोर कर लेंगे, तो देखते हैं कितना निकलेगा, मतलब बहुत दूर जाके हम निकाल रहे हैं कहीं मैग्नेटिक, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से बहुत दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो ठीक है, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, आर को इग्नोर कर दो, तो म्यू नॉट एन ए स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये बचेगा, वैल्यू पुट कर दिए सिंपल, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर क्यूब, यहाँ पे भी ए कैपिटल ही आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बी की, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एक को बहुत ज्यादा दूरी पर, जो कि एक्सिस हमने माना है आर इज मच मच ग्रेटर देन, आर को क्या मान लेंगे फिर हम, आर को मान लेंगे 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए को 0 मानेंगे, आर को क्या मानेंगे, ठीक है, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, देन ए इक्वल्स टू 0, तो अब ए नहीं रहेगा हमारा, ए इक्वल्स टू क्या मान लेंगे हम 0, यहाँ पे ए बहुत छोटा हो गया ना, आर बहुत बड़ा हो गया, तो आर के कंपेरिजन में ए कुछ भी नहीं है, तो 0 मान लिया ये हमने। नेक्स्ट एक और, एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल डेट इज आर इक्वल्स टू ए। अब इन्होंने कहा है कि अगर मान लो जो ये आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है इसका रेडियस ए है, और जो ये सेंटर रखा गया है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस के, वो भी ए डिस्टेंस पर है, यानी जितनी रेडियस है उतना ही दूरी पर आपका पॉइंट रखा हुआ, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इन्होंने बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, अब यहाँ पे आर स्क्वायर था वहां भी ए स्क्वायर पुट कर दिया, 3/2 सॉल्व किया, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 की पावर 5/2 ए आया। यानी ये केस था जब आपका रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपके कुछ स्पेशल केसेस थे, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेशल केस था जब हमने माना कि हमारा आर बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर हमने माना आर हमारा ए के इक्वल है। क्लियर है। एक हमने माना कि आर है ही नहीं, मतलब हमारा बिल्कुल सेंटर पर था, करंट के सर्कुलर लूप के सेंटर पर। क्लियर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरे भाई मैं आपको फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, क्लास 12th के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मेरे चैनल पे आ रखे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने वहाँ पर एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं करा रखे हैं। मैं मान रहा हूँ मेरे भाई मैंने नहीं करा रखे हैं, क्योंकि मेरी अभी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है नहीं, अभी क्या इतने ज़्यादा कमेंट भी नहीं आते, इतने सारे लोग हमसे जुड़े भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैं टॉपिक वाइज करता जा रहा हूँ। अभी फिलहाल हम एस एल अरोड़ा की बुक से टॉपिक वाइज, यानी चैप्टर 1 के सारे टॉपिक कर दिए, चैप्टर 2 के भी सारे टॉपिक कर दिए, चैप्टर 3 के भी सारे टॉपिक कर दिए, चैप्टर 4 चल रहा है। तो सारे टॉपिक खत्म करा रहा हूँ। जब तक जैसे जैसे मेरे टॉपिक खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे मेरी ऑडियंस भी मुझसे जुड़ रही है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। तो जब अच्छे अमाउंट में थोड़े से लोग हो जाएंगे ना, थोड़ा कमेंट वॉमेंट करेंगे कि नहीं भाई यार हमारा तो ये डेरिवेशन हो गया, अब सर वो न्यूमेरिकल्स वगैरह करा दो, तो हम क्या करेंगे, तब तक मेरी फर्स्ट बुक हो जाएगी,
तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। फर्स्ट बुक मैं कंप्लीट करा दूंगा अराउंड जुलाई अगस्त तक, टारगेट मेरा यही है। तो फर्स्ट बुक जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक तरफ टॉपिक्स बढ़ाएंगे सेकंड बुक के, और एक तरफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कराऊं, फिर एसएल अरोड़ा या दूसरी बुक के कराऊं। बाकी आपका ऐसा सजेशन होगा वैसा वर्क कर लेंगे हम। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।